स्टूडेंट, टुडे वी आर डूइंग क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये एक समरी वीडियो है जिसमें पूरे चैप्टर का ब्रीफ आपको मिलने वाला है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है और अगर आपको पूरा चैप्टर समझना है तो उसके लिए भी ये वीडियो आपकी काफी हेल्पफुल रहेगी। इसके हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके स्कूल में एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है। एग्रीकल्चर जिसे हम खेती करना कहते हैं, एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? कल्टीवेटिंग अ पीस ऑफ लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। मतलब कि एक पीस ऑफ लैंड को कल्टीवेट किया जाता है क्रॉप्स उगाने के लिए। डेफिनेशन है क्रॉप की, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड क्रॉप। अब क्रॉप क्या होती है? चाहे कोई ग्रेन है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, मतलब कि सेम टाइप के प्लांट है, एक ही टाइप का प्लांट है, तो उसे फार्मर जब एक टाइम पे ग्रो करता है तो उसे कहा जाता है क्रॉप। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई बोलता है क्रॉप ऑफ व्हीट, मतलब कि उस पूरे फील्ड के अंदर एक ही टाइप का प्लांट ग्रो हो रहा है जो कि व्हीट है, तो इसीलिए उसे व्हीट क्रॉप बोला गया है। क्रॉप जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे सीरियल्स हो गए हैं, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हो गए हैं। अब इन्हें क्लासिफाई किया जा रहा है बेसिस ऑफ सीजंस के बेसिस पे। अब फर्स्ट आ गई है रैबी क्रॉप्स। रैबी क्रॉप्स जो होती हैं वो अक्टूबर टू मार्च ग्रो की जाती हैं, मतलब कि विंटर सीजन में ग्रो की जाती हैं। और इसके एग्जांपल क्या होते हैं? व्हीट, मस्टर्ड, पी, ग्राम, बार्ले, ये इसके एग्जांपल होते हैं। देन सेकंड आती है जायद क्रॉप्स। जायद क्रॉप्स जो होती है वो मार्च टू जून, मतलब कि समर सीजन में ये ग्रो की जाती है। और इसके एग्जांपल क्या होते हैं? जैसे कि वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, पंपकिन है, क्यूकम्बर है, ये इसके एग्जांपल होते हैं। देन आती है खारिफ क्रॉप। खारिफ क्रॉप जो है वो जून टू सितंबर, मतलब कि रेनी सीजन में, जो मॉनसून सीजन होता है उस टाइम में ग्रो की जाती है। और इसके एग्जांपल होते हैं पैडी, मेज, सोयाबीन, कॉटन, ये इसके एग्जांपल है। तो ये आपसे काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से किस सीजन में ग्रो करते हैं, या फिर किसके लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसके लिए लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। तो मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चंस जो हैं इसमें से बनते हैं आपके कि रैबी क्रॉप्स आपकी विंटर सीजन में ग्रो करती है, खारिफ क्रॉप जो है वो रेनी और मानसून सीजन में आपकी ग्रो करती है, और जायद क्रॉप्स जो है वो समर सीजन में ग्रो करती है। इसमें आता है कि बेसिक प्रैक्टिस जो है क्रॉप प्रोडक्शन की, मतलब क्या स्टेप्स हैं उसके, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें स्टेप आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को प्रिपेयर कैसे किया जाता है? बाय द मेथड प्लॉइंग। प्लॉइंग उस मेथड को कहा जाता है। प्लॉइंग में क्या होता है कि सॉइल को लूज किया जाता है। तो लूज किस लिए किया जाता है? क्योंकि लूज सॉइल जो है वो अर्थवर्म की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है एंड माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है, जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि अर्थवर्म हो गया, माइक्रोब्स हो गया है, जैसे ही सॉइल लूज होगी तो ये इनकी ग्रोथ को हेल्प करेगी और ये हेल्पफुल होते हैं। ये इन्हें फ्रेंड्स कहा जाता है फार्मर का। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, इन्हें फार्मर का फ्रेंड कहा जाता है और ये ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं आपकी सॉइल को। अब ये हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि सॉइल कंटेन्स मिनरल, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हमने पढ़ा था कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो डीकंपोज हो जाते हैं किससे? सॉइल के ऑर्गेनिजम्स से। तो इसलिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सॉइल को जब लूज किया जाएगा तो वो क्या होगी? वो न्यूट्रिएंट रिच बनेगी। बिकॉज जैसे हमें पता है कि प्लांट्स जब ग्रो करता है तो वो अपने सारे न्यूट्रिएंट्स कहां से लेता है? रूट से लेता है। रूट्स कहां से ले रही है? आसपास की सॉइल से ले रही है, वहीं से उसे वाटर मिल रहा है, एयर मिल रही है और सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। तो इसलिए ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मेथड को कहा जाता है जिसे कि जो प्रोसेस है लूजनिंग एंड टर्निंग दी सॉइल, उसे टिलिंग या फिर प्लोइंग मेथड कहा जाता है। तो कौन कौन से टूल्स जो है वो यूज किए जाते हैं प्लोइंग के लिए? पहले के टाइम में प्लो यूज किया जाता था, जो कि ये वाला है प्लो। देखिए इस तरह का होता था, जिसे हल भी कहा जाता था, जो कि बुल्स की हेल्प से प्लोइंग में हेल्प करता था, मतलब सॉइल को लूज करने में हेल्प करता था। देन हो, जो कि एक सिंपल टूल था, पुराने टाइम में यूज किया जाता था, जिससे कि वीड्स को रिमूव किया जाता था और सॉइल को लूज किया जाता था। लेकिन आजकल क्या यूज किया जाता है? ट्रैक्टर को यूज किया जाता है फॉर प्लोइंग पर्पसेस। अब नेक्स्ट स्टेप आ गया है। फर्स्ट स्टेप आपने देख लिया प्लोइंग का, मतलब कि प्रिपेयर कर ली है, सॉइल को लूज कर दिया गया है। देन है सोइंग। सोइंग में क्या होता है कि यहाँ पर सीड्स लगाई जाती हैं। इस मेथड में सीड लगाई जाएंगी। तो अब सीड्स जो है वो गुड क्वालिटी की होनी चाहिए, तभी जो है एक हेल्दी प्लांट ग्रो कर पाएगा। अब गुड क्वालिटी की सीड के लिए स्टूडेंट एक मेथड अपनाया जाता है, जैसे कि जो सीड लाइट होगी वेट में और फ्लोट करेगी वाटर के ऊपर, दैट मींस वो गुड क्वालिटी की सीड नहीं है, क्योंकि डैमेज सीड जो होती है वो होलो हो जाती है और लाइट हो जाती है, इसलिए वो वाटर के ऊपर फ्लोट करती हैं। तो इस मेथड से जांच सकते हैं कि सीड जो है वो कैसी क्वालिटी की है। ये आपके टेक्स्ट बुक में ही दे रखा है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि डैमेज सीड जो होती है वो होलो होती है और लाइटर हो जाती है, तो वो फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। तो एक मेथड है जिससे कि आप सेपरेट कर सकते हैं गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स को। तो अब सोइंग में यहाँ पर एक ट्रेडिशनल टूल है जिसमें एक फनल लगा रखी है यहाँ पर। तो जैसे जैसे बुल आगे मूव करेंगे तो यहाँ पर ये सीड डालते रहेंगे और इस तरह से सो किया जाता है। लेकिन आजकल जो है वो सीड ड्रिल मेथड यूज किया जाता है, ताकि जो सीड्स हैं वो यूनिफॉर्मली सो करी जा सके, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ जो है उसकी मेंटेन रह सके। तो फर्स्ट मेथड था जिसमें सॉइल को लूज किया गया, देन उसके बाद सीड्स यहां पर सो कर दी गई हैं। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर ऐड करने के लिए, सो दैट कि प्लांट की ग्रोथ जो है वो हेल्दी हो सके। अब मैन्योर क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक होते हैं, नेचुरल होते हैं, गुड फॉर सॉइल, सॉइल के लिए भी अच्छे होते हैं और ये ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल को। लेकिन फर्टिलाइजर्स जो होती हैं ये केमिकली होते हैं, मतलब कि मैन मेड होते हैं, केमिकली बनाए जाते हैं, नॉट गुड फॉर सॉइल, सॉइल के लिए अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन ये क्रॉप की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो फर्टिलाइजर क्या है? ये केमिकल है और ये क्या है? ये नेचुरल है।
फर्टिलाइजर जो होते हैं वो सॉइल के लिए अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन क्रॉप को जो है वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। मैन्योर जो है वो ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, मतलब सॉइल के लिए भी काफी अच्छे होते हैं। तो ये होते हैं फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, तो इनको ऐड किया जाता है। देन उसके बाद इरिगेशन की जाती है। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना। अब प्लांट को ग्रो करने के लिए वाटर भी रिक्वायर होता है, तो सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन, तो उसे इरिगेशन कहा जाता है। एंड टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। किसी सीजन में हो सकता है वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो, किसी में कम हो। क्रॉप टू क्रॉप भी वेरी करता है, मतलब किसी प्लांट में वाटर जो है वो ज्यादा चाहिए होता है, किसी में कम चाहिए होता है। एंड सॉइल टू सॉइल, अब कोई लूजन सॉइल होती है, कोई क्ले सॉइल होती है, कोई लोमी सॉइल होती है, तो उनके हिसाब से भी डिपेंड करता है कि इरिगेशन के लिए कितना टाइम और कितनी फ्रीक्वेंसी में आपको वाटर देना है। देन इरिगेशन के 2 मेथड है। ओल्ड मेथड कौन सा होता था, जैसे कि मैं आपको पिक्चर की हेल्प से दिखाती हूँ। ये थे ओल्ड मेथड, ये देखिए, ये है मोड, ये है चेन पंप एंड ये है देखली एंड ये है आपकी राहत। तो ये सब थे ओल्ड मेथड। लेकिन आजकल जो मेथड चल रहा है वो है ड्रिप मेथड और स्प्रिंकलर मेथड। ये है स्प्रिंकलर मेथड। स्प्रिंकलर मेथड क्या होता है, एक फाउंटेन की तरह चलता है ये, मतलब कि जैसे यहां पर ये कनेक्ट कर रखी है इनकी पाइप्स, और यहां पर ये स्प्रिंकल की तरह चलता है, मतलब कि आसपास की जो भी एरिया होता है उसको भी ये वाटर जो है प्रोवाइड करता है। लेकिन ड्रिप मेथड जो होता है जिसमें कोई वेस्टेज नहीं होती, तो अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा है जैसे कि वाटर की कहीं पे कमी है, तो कौन सा मेथड यूज किया जाएगा इरिगेशन के लिए, तो उसे बोला जाएगा ड्रिप मेथड। ड्रिप सिस्टम जो कि सबसे बेस्ट टेक्निक मानी जाती है वाटरिंग के लिए, जिसमें कि वाटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। अगर कहीं पर वाटर की स्कैरसिटी है तो ये मेथड यूज किया जाता है, इसमें वाटर वेस्टेज नहीं होता है। इसमें वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली कहां जाता है, रूट्स में जाता है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। स्प्रिंकलर में तो क्या था, फाउंटेन की तरह था, आप आसपास के एरिया में भी जाता है, आपने देखा भी होगा खेतों में लगा हुआ स्प्रिंकलर जो कि फाउंटेन की तरह चलता है, आसपास के एरिया में भी जो है वाटर सप्लाई करता है। लेकिन इसमें क्या होता है, वाटर डायरेक्टली रूट्स पे ही जा रहा है, तो इसलिए ये सबसे बेस्ट टेक्निक मानी जाती है इरिगेशन के लिए। आगे है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होती है, जब मान लीजिए कोई भी क्रॉप आपने ग्रो की है एक फील्ड के अंदर, तो एक होती है आपकी जो आपने खुद सीड डाल के ग्रो किए हैं प्लांट, लेकिन उसके आसपास में कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं जो इसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उन्हें कहा जाता है वीड्स। In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. तो अब weeds की रिमूवल जो है उसे कहा जाता है वीडिंग। वीडिंग की जरूरत किस लिए पड़ती है स्टूडेंट, क्योंकि देखिए अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं। एक बच्चे ने मेरे से इस पे क्वेश्चन पूछा था कि ये अनडिजायरेबल अगर प्लांट्स ही होते हैं तो जब आपकी क्रॉप्स को ये कोई दिक्कत नहीं दे रहे हैं तो फिर आप इनको रिमूव करना जरूरी क्यों है, ये स्टेप जो है वो जरूरी क्यों है। बिकॉज जैसे मान लीजिए 2 प्लांट यहां ग्रो कर रहे हैं, अब यहां पर ये अनडिजायरेबल प्लांट ग्रो कर गए, तो सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, इसको भी सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट, दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है। सनलाइट में दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है, वाटर है उसके बीच में कंपटीशन हो रहा है। मतलब ये क्या करता है, ये कंपीट करने लग जाता है, जो इसकी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है उसके साथ ये कंपीट करने लग जाता है। कंपीट करने लग जाएगा तो ये क्या इफेक्ट करेगा, ग्रोथ को अफेक्ट करेगा हमारी क्रॉप्स की। इसीलिए हमें इसको रिमूव करना यहां पर जरूरी हो जाता है, क्योंकि वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट्स के लिए ये यहां पर मेन प्लांट के साथ कंपीट करने लग जाता है। तो इसलिए वीडिंग जो है वो एक नेसेसरी स्टेप होता है। तो वीडिंग के बाद अब क्या होगा, जब वीड कर दिया मतलब अनवांटेड प्लांट्स को यहां से रिमूव कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा, हार्वेस्टिंग की जाएगी। हार्वेस्टिंग क्या होती है स्टूडेंट, हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इंपॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट मैच्योर। जब वो मैच्योर हो जाएंगे आपकी क्रॉप्स तो उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, कटाई की जाती है उनके, तो उस स्टेप को कहा जाता है हार्वेस्टिंग। तो इस तरह से ये हार्वेस्ट कर ली जाती है। जब क्रॉप जो है फुल्ली ग्रो कर जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो उसे इस तरह से हार्वेस्ट कर लिया जाता है। अब हार्वेस्टिंग के बाद जो स्टेप आता है, हार्वेस्ट कर ली गई है, अब क्या किया जाएगा, थ्रेशिंग और विनोइंग। थ्रेशिंग एंड विनोइंग आप 6th क्लास में ही पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। वो क्या होती है, जब ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है काफ के। अब ये जो है ये क्रॉप्स थी जिसे कि हार्वेस्ट कर लिया गया, अब इनके ग्रेन्स को भी इसमें से निकालना है, तो उसके लिए कौन सा मेथड अपनाया जाता है, थ्रेशिंग। अब ये ओल्ड मेथड था जो थ्रेशिंग, जैसे यहाँ पर एक ड्रम दिख रहा है, इसके ऊपर ये ड्रम के ऊपर डालते थे और फिर उससे ग्रेन्स जो है वो अलग हो जाते थे। और विनोइंग मेथड है, ये देखिए थोड़ी ऊंचाई से ये इसको डालते हैं और हवा की हेल्प से, यहाँ पर जो है टेबल फैन भी लगा हो सकता है, या विंड की हेल्प से क्या करते हैं, जो इसकी इंप्योरिटीज होती हैं वो अलग होती जाती हैं और जो ग्रेन्स होते हैं वो नीचे इकट्ठे होते जाते हैं। तो इस मेथड को बोला जाता है विनोइंग मेथड। आजकल तो जो है विनोइंग की मशीन आ गई है, तो उसमें विनोइंग की जाती है। विनोइंग का मतलब क्या होता है, फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड काफ बाय विनोइंग मेथड। तो ये विनोइंग की मशीन है। अब स्टेप आता है जब हार्वेस्टिंग हो गई है और ग्रेन्स को सेपरेट कर लिया गया है बाय थ्रेशिंग और विनोइंग मेथड से, तो सबसे लास्ट स्टेप आता है स्टोरेज का। अब ग्रेन्स को स्टोर करना है। देखिए जो फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं उनमें मॉइस्चर लेवल ज्यादा होता है, तो सबसे पहले उन्हें ड्राई किया जाता है। ड्राई करने के बाद उन्हें स्टोर किया जाता है, और स्टोर ऐसे कंटेनर में किया जाता है जहां पर मॉइस्चर लेवल कम हो और जो ड्राई प्लेस हो स्पॉइल ना हो पाए और ऑर्गेनिज्म उस पर अटैक ना कर पाए, तो इसलिए उसे ड्राई प्लेस में और लेस मॉइस्चर वाले प्लेस में जो है स्टोर किया जाता है। अब जैसे स्टोरेज के लिए यहाँ पर दिखा रखा है, ये होते हैं सिलोस फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन्स की स्टोरेज के लिए। यहाँ पर ये आपको दिखा रखा है स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन गनी बैग्स इन ग्रेनरीज। नेक्स्ट आ गया है फूड फॉर एनिमल्स। अब एनिमल हस्बेंड्री क्या होती है, मतलब कि पशुपालन। एनिमल रियर्ड एट होम
फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। एनिमल हस्बेंड्री मतलब जहां पर पशु पालन किया जाता है, जहां पशु रहते हैं, जो उनका घर होता है, फार्म होता है, जहां पर उन्हें प्रॉपर फूड दिया जाता है, शेल्टर दिया जाता है, मतलब रहने की जगह दी जाती है, और उनका केयर किया जाता है। लार्ज स्केल पे किया जाता है तो इसे कहा जाता है व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। अब नेक्स्ट आपका यहां पर इंपॉर्टेंट है कि फिश जो है वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी क्यों होती है, बिकॉज फिश से क्या मिलता है, कोड लीवर ऑयल मिलता है, जो कि रिच इन विटामिन डी होता है। तो ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो गया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर जब आप देखेंगे तो आपको काफी चीजें इसमें से समझ आएंगी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस से अपना खुद का फूड बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। देन है प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप इज नोन एज, उसे एग्रीकल्चर कहा जाता है। डैश इज ए राबी क्रॉप, रैबी क्रॉप इसमें कौन सी है, बार्ले है, क्योंकि पैडी, मेज एंड सोरगम ये क्या है, ये सारी आपकी खरीफ क्रॉप है। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग सॉइल विच इन्वॉल्व्स लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज नोन एज प्लोइंग और टिलिंग भी इसको बोला जाता है। In case of tomato plant, seeds are sown in small pots and from here, when seedlings are formed, they are manually planted in the field. This process is known as transplantation. Transplantation आप इसी से समझिए कि पहले एक प्लांट में, मतलब एक छोटे से गमले में मान लीजिए ग्रो की थी वो, और उसके बाद जब जैसे ही वो ग्रो होने लगी, उनकी सीडलिंग्स आ गई, तो उसे क्या किया गया, उसे ट्रांसफर कर दिया गया फील्ड में, क्योंकि वो एक जो पोट है उसके अंदर अच्छे से ग्रो नहीं कर सकती है, तो इसलिए उसे फील्ड में ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर कर दिया गया प्लांट को, तो वो कहलाया जाएगा ट्रांसप्लांटेशन। The quick growing plant is like dash act as a green manure. अब क्विक ग्रोइंग प्लांट इनमें से कौन सा है, ग्रैम है, जो कि ग्रीन मैन्योर की तरह भी एक्ट करता है। डैश इज वन ऑफ द वे विच कैन बी यूज फॉर सॉइल रिप्लेनिशमेंट। अब रिप्लेनिशमेंट का मतलब क्या होता है, एनरिच द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, ताकि वो कल्टीवेशन के लिए रेडी हो जाए। तो सॉइल रिप्लेनिशमेंट के कौन कौन से वेज होते हैं, एक है फील्ड फैलो। फील्ड फैलो का मतलब है कि उस फील्ड को थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया जाए, खाली छोड़ दिया जाए, ताकि वहां की जो सॉइल है वो दोबारा से रिप्लेनिश हो जाए। और इसके कौन से मेथड होते हैं, क्रॉप रोटेशन, मतलब कि अलग अलग क्रॉप्स जो है उस फील्ड पे लगाई जाए। और क्या होते हैं, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाए, तो उससे क्या होती है, सॉइल रिप्लेनिश हो जाती है। डैश मेथड यूजफुल फॉर वाटरिंग प्लांट्स ग्रोइंग इन एरियाज हैविंग एक्यूट वाटर shortage and in this matter water falls drop by drop near the root। तो ये कौन सा मेथड होता है, ड्रिप इरिगेशन, जो कि सबसे बेस्ट टेक्निक मानी गई है। बिल्कुल नहीं होती है इसमें, तो उस मेथड को कहा जाता है ड्रिप इरिगेशन। द केमिकल विच किल्स वीड्स बट डोंट हार्म द क्रॉप इज, कौन सा केमिकल है जो कि वीड्स को किल कर देता है लेकिन क्रॉप को हार्म नहीं करता, उसे वीडीसाइड कहा जाता है। द फॉलिंग डाउन ऑफ क्रॉप्स ड्यू टू अनटाइमली रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड इज नोन एज, जब अनटाइमली रेन और स्ट्रॉन्ग विंड्स के कारण जो क्रॉप गिर जाती है, अपने आप से टूट जाती है, तो उसे कहा जाता है लॉचिंग। डैश आर ऑर्गेनिजम्स विच अटैक एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप, तो ऑर्गेनिज्म पूछा गया है यहां पर, तो वो होंगे पेस्ट। पेस्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अटैक करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं क्रॉप्स को। द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योरेशन इज नोन एज हार्वेस्टिंग। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम कट क्रॉप आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग के बाद जो कट क्रॉप होती है उससे ग्रेन्स को अलग करने की टेक्निक को क्या कहा जाता है, थ्रेशिंग कहा जाता है। In 1960, डैश was brought about in India to make it self-sufficient in grain। तो ये कौन सा वाला रिवोल्यूशन आया था, ये ग्रीन रिवोल्यूशन आया था 1960 में। The process of crossing two genetically different individual to obtain new individual having desirable character is known as hybridization। अब जैसे इसमें एग्जांपल, जैसे कि आपका हाइब्रिड क्यूकम्बर होता है, एक होता है देसी क्यूकम्बर, एक इंग्लिश क्यूकम्बर, और एक होता है हाइब्रिड क्यूकम्बर। हाइब्रिड क्यूकम्बर का मतलब है कि टू जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स वहां दिए गए हैं एक न्यू इंडिविजुअल बनाने के लिए, तो उसे हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम काफ बाय, जो ग्रेन्स है वो सेपरेट होते हैं काफ से, कौन से मेथड से, विनोइंग मेथड से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट एसेंशियल टू ग्रो मेज। अब मेज को ग्रो करने के लिए कौन सी जो इसमें से कंडीशन है वो एसेंशियल नहीं है, तो मेज कौन सी क्रॉप है स्टूडेंट, खारिफ क्रॉप है वो। और खारिफ क्रॉप जो है वो किस सीजन में ग्रो करती है, मॉनसून और रेनी सीजन में ग्रो करती है। तो उसके लिए हाई टेम्परेचर जो है ये होना चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, रेनफॉल होना चाहिए। वेरी लो टेम्परेचर उसके लिए एसेंशियल जो है नहीं है। प्रोपगेशन ऑफ जिंजर इज जनरली डन यूजिंग, तो आएगा स्टेम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए कौन से स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। इट एनहांसेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, तो ये ट्रू है। इट हैज अ बैलेंस ऑफ ऑल प्लांट न्यूट्रिएंट, इट प्रोवाइड्स ह्यूमस टू सॉइल, यस ये ह्यूमस प्रोवाइड करता है सॉइल को। इट इंप्रूव्स टेक्सचर ऑफ सॉइल, बिल्कुल टेक्सचर भी सॉइल का जो है इंप्रूव करता है। इट हैज अ बैलेंस ऑफ ऑल द प्लांट न्यूट्रिएंट्स, तो ये इसके बारे में करेक्ट नहीं है कि ये सारे प्लांट न्यूट्रिएंट को बैलेंस करता है, ऐसा इसके लिए ट्रू नहीं है। तो यहां पर वही चीज करेक्ट है जो कि नहीं है, गलत है। तो यहां पर नॉट ट्रू पूछा गया, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। रीड दी स्टेटमेंट गिवन below। Seeds require moisture for germination. Plant can absorb nutrient in dissolved form. Irrigation protect crop from both frost and hot air currents. Irrigation improve soil texture। अब यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, सीड जो है उसको मॉइस्चर चाहिए होता है जर्मिनेशन के लिए, ये बिल्कुल करेक्ट है। प्लांट कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट इन डिसॉल्व फॉर्म्स, प्लांट जो है वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है डिसॉल्व फॉर्म के अंदर, तो ये भी इसके बारे में करेक्ट है। इरिगेशन प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर, तो इरिगेशन क्रॉप्स को प्रोटेक्ट नहीं करती है फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट से। इरिगेशन इंप्रूव सॉइल टेक्सचर, इरिगेशन से सॉइल टेक्सचर इंप्रूव नहीं होता है, तो यहां पर ये फर्स्ट एंड सेकंड जो है ये ऑप्शन करेक्ट है, तो इसमें ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट है।
134 given below are the statement about the harmful effect of weeds on crop plants। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई है वो क्या है? अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वीड्स ऑन क्रॉप प्लांट के ऊपर जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं वीड्स के वो दी गई हैं। तो इनमें से करेक्ट कॉम्बिनेशन आपको सेलेक्ट करना है। दे इंटरफेयर इन हार्वेस्टिंग, ये हार्वेस्टिंग में इंटरफेयर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। दे हेल्प क्रॉप्स टू ग्रो हेल्दी, ये हेल्प करते हैं क्रॉप को, नो वीड्स कभी भी हेल्प नहीं करते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। दे कंपीट विद क्रॉप प्लांट्स, यस ये कंपीट करते हैं वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड लाइट्स के लिए, बिल्कुल। दे अफेक्ट प्लांट ग्रोथ, ये प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, हेल्प नहीं करते हैं। तो इसके लिए ये तीन ऑप्शन ठीक है, और ये आप यहाँ पे ऑप्शन गलत है। तो ये आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने इसके बारे में कर लिए हैं। आपके ज्यादातर क्वेश्चन जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो राबी क्रॉप्स के ऊपर, खारिफ क्रॉप के ऊपर पूछे जाते हैं कि कौन से सीजन की है, कोई एग्जाम्पल दे दिया जाएगा तो वो पूछा जा सकता है आपसे। विनोइंग मेथड के बारे में पूछा जा सकता है। प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल कौन सा टेक्निक होता है, तो टिलिंग भी आपका दिया जा सकता है। हो सकता है प्लोइंग ना दिया गया हो, टिलिंग वहां पे दिया हुआ है, तो टिलिंग भी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।